सनीवुड सिटी। एक बड़े मार्शल अभ्यास क्षेत्र में मार्शल सोल जागरण का समारोह आयोजित किया जा रहा था। मार्शल अभ्यास क्षेत्र के मध्य में एक वेदी बनी हुई थी। सिंह परिवार के कई बुजुर्ग और शिष्य क्षेत्र में एकत्रित होकर समारोह देख रहे थे। रैंक 2 मार्शल सोल, रैंक 3 मार्शल सोल। समारोह की होस्ट करने वाले बुजुर्ग ने लगातार सिंह परिवार शिष्यों की जागृत मार्शल सोल की रैंक की घोषणा किया। मार्शल सोल का स्तर मार्शल विशेषज्ञ की साधना की प्रतिभा को दर्शाता है। रैंक 2 और रैंक 3 मार्शल सोल दोनों ही सामान्य मार्शल सोल थे और उन्हें औसत दर्जे का माना जाता था। मार्शल अभ्यास क्षेत्र में कई लोगों की नजरें 2 युवकों पर टिकी थीं, जो आखिरी लाइन में खड़े थे। एक ने चैती रंग के कपड़े पहने हुए थे और दूसरे ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे दोनों बहुत सुंदर थे। चैती रंग के वस्त्र पहने उस युवक का नाम दक्ष था, जो सिंह परिवार का यंग मास्टर और सिंह परिवार के मुखिया का बेटा था। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक सिंह परिवार के पहले बुजुर्ग का बेटा था। वे दोनों ही सभी निम्न श्रेणी के शिष्यों, विशेषकर दक्ष के बीच उच्च प्रतिभा वाले शिष्य थे। यंग मास्टर ने 15 साल की उम्र में लेवल 9 बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र को पूरा कर लिया था और वह सभी निम्न श्रेणी के शिष्यों के बीच शीर्ष प्रतिभाशाली था। इसलिए हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक थे कि वह मार्शल सोल के किस स्तर को जागृत करेंगे। पहली लाइन में बैंगनी कपड़े पहने मोहित ने दक्ष को देखा, जो उसके बगल में था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें पूरे सिंह परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक मार्शल सोल को जगा सकते हो जो तुम्हारी पहचान के योग्य है। मोहित की आंखें व्यंग्य से भरी थीं। उसके पास बहुत ही उच्च प्रतिभा थी, लेकिन सिंह परिवार में दक्ष की उससे ज्यादा चर्चा थी। शीर्ष प्रतिभा के तथाकथित उपनाम ने दक्ष को इतना प्रसिद्ध बना दिया कि उसने मोहित का सम्मान परिवार में खत्म हो गया था। परिणाम स्वरूप मोहित हर बार उसके बाद दूसरे स्थान पर ही रह पाता था। हालांकि मोहित बहुत गुस्से में था, क्योंकि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह भी दक्ष को पसंद करती थी। अब उसका मौका आखिरकार आ ही गया था। जब तक वह दक्ष से भी उच्च स्तर की मार्शल सोल को जगा सकता है, वह सिंह परिवार के बीच पहला प्रतिभाशाली की सम्मान प्राप्त कर सकेगा। हालांकि दक्ष ने बिना किसी उकसावे के कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मोहित उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। तभी होस्ट बुजुर्ग ने कहा, अगला नंबर दक्ष। दक्ष तुरंत वेदी की ओर बढ़ा। ठीक इसी समय सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गया और पूरा मार्शल क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। वे सोच रहे थे कि सिंह परिवार के पहले प्रतिभाशाली मार्शल सोल दक्ष का स्तर क्या होगा। वेदी में प्रवेश करने के बाद दक्ष अपनी आंखें कसकर बंद करके पालथी मारकर बैठ गया। वेदी के नीचे से चमकते हुए धीरे धीरे ऊर्जा निकला और दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया। दक्ष के वेदी में प्रवेश करने के बाद आसपास के सिंह परिवार के शिष्यों ने कानाफूसी शुरू कर दी। क्या तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि यंग मास्टर दक्ष मार्शल सोल के किस स्तर को जागृत कर सकते हैं? यंग मास्टर होने के नाते उनकी मार्शल सोल का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तुम सही हो। उन्होंने 15 साल से भी कम उम्र में लेवल 9 बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र हासिल कर लिए हैं, इसलिए वह एक बेहद उच्च स्तर के मार्शल सोल को जगाना चाहिए। शिष्यों की कानाफूसी के बीच अधिकाधिक चमकते हुए ऋण वेदी के ऊपर दिखने लगे और दक्ष के शरीर को ढकने लगे। अपनी पैर मोड़कर और आंखें बंद करके दक्ष ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दहाड़ने जैसी आवाजें उठने लगीं। सभी की सांस रुक गई और वे वेदी की ओर ध्यान से देखने लगे। धमाका! अंततः एक शक्तिशाली धमाके के साथ एक काली छाया अचानक उसके शरीर से उठी। ये काली छाया एक बड़ी भंवर थी, जिसके अंदर एक अथाह काला होल था, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। उसी समय छाया के ऊपर एक पीला प्रभा मंडल दिखाई दिया। आह! सभी सिंह परिवार के लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं। वहां केवल एक ही प्रभा मंडल क्यों है? उसकी मार्शल सोल रैंक 1 है। यह कैसे संभव है? हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि मोहित भी चौंक गया और उसका मुंह खुला रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष केवल रैंक 1 मार्शल सोल को ही जागृत करेगा।
रैंक एक मार्शल सोल सबसे निम्न थी और पूरी तरह से बेकार थी। वेदी पर पैर मोड़कर बैठे दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपनी मार्शल सोल को देखा तो वह भी अचंभित रह गया। रैंक एक मार्शल सोल। दक्ष ने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक सबसे कम रैंक वाली मार्शल सोल को जगाएगा। थोड़ी देर बाद सभी को होश आ गया और मार्शल अभ्यास क्षेत्र में अचानक कोलाहल मच गया। ओह, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। ये तो रैंक एक मार्शल सोल है, बिल्कुल बेकार। उसने एक बेकार मार्शल सोल को जागृत किया। बकवास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने लंबे समय तक इसका इंतजार किया। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का सबसे बेकार व्यक्ति है। सभी दर्शक इस मामले के बारे में बात कर रहे थे और सिंह परिवार के सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने दक्ष के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिए। वे पहले उसे आदर और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब वे उसे निराशा और तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। वेदी पर दक्ष अपनी मुट्ठियां भींचकर धीरे धीरे खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसने चारों ओर देखा और उनके हाव भाव देखे। कितने घमंडी लोग हैं वे। दक्ष मन ही मन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। पहले जब वह बहुत प्रतिभाशाली माना जाता था तो सभी लोग उसका आदर करते थे। वह जहां भी जाता था सभी लोग उसके पास आते थे और उसकी पीठ थपथपाते थे। अब जब उसने एक बेकार मार्शल सोल को जागृत किया तो वे सब तुरंत उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। थोड़ी देर बाद दक्ष ने एक गहरी सांस ली और वेदी से नीचे उतर आया। अगला मोहित, होस्ट बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। दक्ष की ओर देखते हुए उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। पहले वाला जीनियस अब जीनियस नहीं रहा। यह सुनकर मोहित गर्व से भरी नजर से वेदी की ओर चला गया। जब वह दक्ष के पास से गुजरा तो वह ठंडी हंसी हंसा और तिरस्कार पूर्वक बोला, मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था, लेकिन अब से प्रतिद्वंद्विता खत्म हो गई है और मैं तुम्हें हमेशा अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मोहित को बहुत खुशी हुई। अब जबकि दक्ष ने सबसे निम्न रैंक की मार्शल सोल को जागृत किया था, दक्ष उसके जूते चाटने के भी लायक नहीं रह गया था। भले ही उसने एक कमजोर मार्शल सोल को जागृत किया हो, फिर भी यह दक्ष की तुलना में अधिक बेहतर होगी। ये शब्द कहने के बाद मोहित वेदी की ओर बढ़ा। उसके उकसावे का जवाब दिए बिना दक्ष मार्शल अभ्यास क्षेत्र में लौट आया और शांति से समारोह का अवलोकन किया। मार्शल अभ्यास क्षेत्र में खड़े होकर उसने महसूस किया कि कुछ तिरस्कार भरी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और उसे अपने चारों ओर शिष्यों के चेहरे पर तिरस्कार भरी भाव देखा। दक्ष का दिल धड़कना बंद नहीं कर सका। आखिरकार स्वर्ग से नरक में गिरने का एहसास वाकई यातनापूर्ण था। अब मोहित वेदी पर पैर मोड़कर बैठ गया। काली वेदी से चमकते हुए रून निकले और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। मार्शल अभ्यास क्षेत्र फिर से शांत हो गया और हर कोई उसकी मार्शल सोल को देखने के लिए उत्सुक था। दक्ष ने एक बेकार मार्शल सोल को जागृत किया था, इसलिए यह असंभव था कि मोहित एक और बेकार को जागृत कर सके, अन्यथा सनीवुड सिटी में सिंह परिवार एक मजाक बन जाएगा। चीख। जैसा कि सभी को अनुमान था, मोहित के शरीर से अचानक एक जानवर की दहाड़ निकली। एक विशाल सांप की छाया उसके सिर के ऊपर उठी। सांप की छाया के चारों ओर 5 चमकदार पीले प्रभामंडल थे। होस्ट बुजुर्ग उसकी मार्शल सोल को देखकर दंग रह गया। फिर वह उत्साह से चिल्लाया, 5 प्रभामंडल, यह रैंक 5 मार्शल सोल है, लॉ स्केल्ड पाइथन। रैंक 5 मार्शल सोल सनीवुड सिटी में सबसे ऊंचा था। अंत में सिंह परिवार में एक और प्रतिभा दिखाई दिया। मोहित की मार्शल सोल को देखकर पूरा मार्शल अभ्यास क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। इसके बाद वहां पुनः हंगामा मच गया। रैंक 5 मार्शल सोल। हा, सिंह परिवार में शीर्ष प्रतिभा प्रकट हुआ। भाई मोहित हमारे सिंह परिवार का पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति निकले। दक्ष कुछ भी नहीं है। तुम सही हो, दक्ष के पास केवल एक बेकार मार्शल सोल है, उसकी तुलना मोहित से नहीं की जा सकती। सिंह परिवार के सभी शिष्यों ने मोहित को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। वेदी पर मोहित ने देखा कि उसने रैंक 5 मार्शल सोल को जागृत किया और भीड़ से आश्चर्य और प्रशंसा सुना। उसके दिल में गर्व की भावना जाग उठी।
और उसे लगा कि सब कुछ कितना अच्छा है। वह बहुत उत्साहित था और सोच रहा था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अहंकार से दक्ष की ओर मुड़ा और व्यंग्य भरी आंखों से उसे देखा, मानो कह रहा हो, मैं अब से हमेशा तुम्हें अपने पैरों तले रौंदूंगा। मोहित के गर्वित चेहरे को देखने और भीड़ से प्रशंसा सुनने के बाद दक्ष ने अपने दिल में आह भरी और मार्शल अभ्यास क्षेत्र छोड़ दिया। मार्शल अभ्यास क्षेत्र से निकलकर दक्ष सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। एक पत्थर की बेंच पर बैठे हुए वह मार्शल अभ्यास क्षेत्र में जो कुछ हुआ उस पर विचार कर रहा था। वह इस बात से भी आश्चर्यचकित था कि उसके पास इतनी निम्न रैंक की मार्शल सोल थी। हालांकि इस दुनिया में एक शक्तिशाली मार्शल विशेषज्ञ बनने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी मार्शल सोल को जागृत करने, स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने, अपने शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न रैंक की शक्ति वाले अनगिनत प्रकार के मार्शल सोल्स थे। हालांकि किसी मार्शल विशेषज्ञ की मार्शल सोल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी शक्ति और क्षमता उतनी ही मजबूत होती है तथा उसकी साधना क्षमता उतनी ही तेज होती है। इस दुनिया में आने के बाद दक्ष ने साधना करने के लिए बहुत मेहनत किया था। अपने पिछले जन्म में वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था और पूरी दुनिया पर शासन करता था। इस वर्तमान जीवन में भी वह एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहता था। हालांकि आज का मार्शल सोल जागरण समारोह उसके चेहरे पर एक अपमानजनक तमाचा था। अचानक दरवाजे पर एक गहरी आवाज सुनाई दी और उसे होश में लाया। दक्ष। यह आवाज एक लंबे और गंभीर अधेड़ उम्र के आदमी की थी। वह वीरेंद्र थे, जो सिंह परिवार के मुखिया थे। दक्ष को देखकर वीरेंद्र ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, अपनी मार्शल सोल के बारे में सोचना बंद करो। हो सकता है कि तुम्हारी सोल कमजोर हो, लेकिन अगर तुम उसे विकसित करने की पूरी कोशिश करोगे तो तुम एक दिन शक्तिशाली बन जाओगे। दक्ष ने उन्हें एक कड़वी मुस्कान दिया, यह सोचते हुए, मेरी मार्शल सोल सिर्फ कमजोर नहीं है, यह सबसे कमजोर है। चिंता मत करिए पिताजी, मैं और अधिक मेहनत करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि उसके पिता उसे सांत्वना दे रहे थे। हर कोई जानता था कि किसी की मार्शल सोल का स्तर उसकी उपलब्धियों को निर्धारित करता है। जितनी मजबूत मार्शल सोल जागृत होगी, उतना ही वह मार्शल आर्ट में आगे बढ़ेगा। हालांकि उसके लिए अपनी रैंक एक मार्शल सोल के साथ शक्तिशाली बनना असंभव था। अच्छा, वीरेंद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने एक बोतल निकाले और इसे दक्ष को देते हुए बोले, यह एक ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत है जो तुम्हें अपनी साधना को तोड़ने और ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करेगा। पिताजी, दक्ष को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। रैंक एक मार्शल सोल को जगाने के बाद उसे साधना में पूरी तरह से बेकार माना जाने लगा। ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत इतना अमूल्य था कि सिंह परिवार उसके लिए इसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए उसके पिता ने इसे अपने पैसे से खरीदे होंगे। दक्ष ने यह अमृत का बोलते ले लिया और वीरेंद्र के जाने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत किया। मैंने किस प्रकार की मार्शल सोल जागृत की है? पिता के चले जाने के बाद दक्ष को अमृत लेने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह अपने कमरे में क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी मार्शल सोल को मुक्त कर दिया। एक चमकदार पीले प्रभामंडल से घिरा एक अंधेरा भंवर उसके ऊपर चुपचाप दिखाई दिया। इसमें क्या खास तकनीक है? बेहतर होगा कि मैं इसे कुछ समय तक विकसित करूं। दक्ष ने अपने दिल को शांत किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल मार्शल सोल से जुड़ने के लिए किया और स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। काली भंवर धीरे धीरे घूमने लगी और भंवर के केंद्र से एक मजबूत चूषण बल उत्सर्जित हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा की कुछ किरणें दक्ष की ओर एकत्रित हुईं और उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। वह जल्द ही साधना में डूब गया और अपनी मार्शल सोल को लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जारी रखा। काफी देर के बाद दक्ष रुक गया। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। मेरी मार्शल सोल रैंक 1 है, लेकिन इसकी साधना गति रैंक 2 की गति के बराबर है। दक्ष कई मार्शल विशेषज्ञ से मिला था जिनकी मार्शल सोल रैंक 2 की थी और उसकी मार्शल सोल उनसे बदतर नहीं थी। कुछ विचार करने के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि यह गति संभवतः उसकी मार्शल सोल से संबंधित थी। उसकी मार्शल सोल एक भंवर थी जिसमें स्वाभाविक रूप से चूषण का गुण था।
इसलिए यह सामान्य बात थी कि उसकी मार्शल सोल आध्यात्मिक ऊर्जा को उस गति से अवशोषित करती थी जो रैंक 2 मार्शल सोल के बराबर थी। उसने अपने पिता द्वारा दिया गया ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत निकाला और ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। मार्शल आर्ट की शुरुआत में व्यक्ति को लेवल 9 बॉडी टेम्परिंग दायरे क्षेत्र को पूरा करना होगा। फिर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने, वास्तविक ऊर्जा को परिष्कृत करने और ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मार्शल सोल को जागृत कर सकता है। केवल ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही किसी को मार्शल विशेषज्ञ माना जाएगा। जैसे ही उसने ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत निगल लिया, इसका प्रभाव तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। दक्ष ने जल्दी से इसकी शक्तियों को अपने अमृत क्षेत्र में प्रवेश कराया और वास्तविक ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 घंटे बाद दक्ष ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। इस समय ऊर्जा का एक लहर उसके अमृत क्षेत्र में एकत्र हो गया था। ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत सही साबित हुआ था और मैं इससे ऊर्जा साधना क्षेत्र लेवल 1 में प्रवेश करने में सफल हो गया। अगली सुबह दक्ष जल्दी उठ गया, फ्रेश हुआ और स्किल संग्रह पवेलियन में गया। स्किल संग्रह पवेलियन एक 4 मंजिला टॉवर था जहां सिंह परिवार ने मार्शल आर्ट की पुस्तकें रखे थे। दक्ष ने अपनी मार्शल सोल को जागृत करने से पहले वह केवल पहली मंजिल पर प्राथमिक मार्शल आर्ट का अध्ययन कर सकता था। अब जब उसने अपनी मार्शल सोल को जागृत कर लिया था और उसकी साधना लेवल 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था, तो वह अपने लिए उपयुक्त साधना तकनीक और मार्शल तकनीक चुन सकता था। साधना तकनीक और मार्शल तकनीक के 9 स्तर थे। प्रत्येक स्तर को 3 रैंकों में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्यम और उच्च। जो मार्शल विशेषज्ञ उच्च रैंक की साधना तकनीक का इस्तेमाल करते थे, वे स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते थे। एल्डर, मैं दूसरी मंजिल पर एक तकनीक चुनना चाहता हूँ। दक्ष ने स्किल संग्रह पवेलियन में कदम रखते हुए पवेलियन रक्षक को अभिवादन करते हुए कहा। दूसरी मंजिल? पवेलियन रक्षक, एक मोटा बूढ़ा आदमी, उदासीनता से बोला। दक्ष, दूसरी मंजिल तक केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनकी साधना ऊर्जा साधना क्षेत्र में है। मुझे पता है एल्डर, मेरी साधना लेवल 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र में है। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, स्तर 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र? पवेलियन रक्षक दंग रह गया। फिर उसने ठंडे भाव से कहा, दक्ष, तुमने कल ही अपनी मार्शल सोल को जगाया था और यह रैंक 1 पर था। तुम उस घटिया मार्शल सोल के साथ इतनी जल्दी ऊर्जा साधना क्षेत्र में कैसे पहुंच सकते हो? भले ही तुम्हारे पास रैंक 3 की मार्शल सोल हो, यह संभव नहीं होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हुम्फ, एल्डर, ये देखिए। दक्ष ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लेवल 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र की आभा जारी किया। फिर वह मुड़ा और स्किल संग्रह पवेलियन की दूसरी मंजिल पर चला गया। पवेलियन रक्षक को पीछे छोड़ दिया। उसने यह कैसे किया? पवेलियन रक्षक दंग रह गया, लेकिन फिर वह तिरस्कार पूर्वक हंसा और खुद से कहा, मुखिया ने उसे कुछ कीमती अमृत दिए होंगे, लेकिन वह अभी भी अपनी घटिया मार्शल सोल के साथ ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। दक्ष दूसरी मंजिल पर गया और वहां उसने प्राचीन किताबों की अलमारियों की कतारें देखीं, जो तकनीक से भरी हुई थीं। सिंह परिवार सनीवुड सिटी में 2 मुख्य बड़े परिवारों में से एक था, इसलिए उनके पास कई साधना तकनीक और मार्शल तकनीक थे। स्किल संग्रह पवेलियन की दूसरी मंजिल पर लगभग 100 तकनीक थे। एक लंबा युवक वहां तकनीक देख रहा था। दक्ष, युवक पहले तो दक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसने पूरी घृणा से उसकी ओर देखा। राज, दक्ष ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। राज ने भी कल एक मार्शल सोल को जगाया था। उसकी मार्शल सोल रैंक 4 की थी, जो मोहित की जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उच्च रैंक की थी। चूंकि राज दूसरी मंजिल पर था, इसलिए उसकी साधना भी ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गई होगी। खैर, यह अप्रत्याशित है दक्ष। मैंने कल सुना कि मुखिया ने जड़ी बूटियों की दुकान से ऊर्जा कंडेंसेशन अमृत खरीदे थे, जिसका उपयोग संभवतः तुमने अपनी साधना बढ़ाने के लिए किया था। राज ने दक्ष को देखा और घृणा से कहा, अन्यथा तुम उस घटिया रैंक 1 मार्शल सोल के साथ
ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं होते। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मुझे यह साधना कैसे मिली, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह तकनीक देखने लगा और उसे अनदेखा कर दिया। दक्ष राज को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब दक्ष को सिंह परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, तब राज उस पर बहुत मेहरबान था और दक्ष उसके प्रति बहुत दयालु था। हालांकि राज का अब दक्ष के प्रति बिल्कुल अलग रवैया था। हम्फ, इतना जीनियस होने के लिए काफी है। तुम एक कूड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं हो। राज ने नाक भौं सिकोड़ी और अपने तकनीक देखना जारी रखा। दक्ष ने साधना तकनीक रैंक की एक तकनीक उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उग्र अग्नि तकनीक, मध्यम स्तर एक साधना तकनीक। इस तकनीक से विकसित वास्तविक ऊर्जा में अत्यंत शक्तिशाली अग्नि शक्ति होती है और इसका हमला बहुत मजबूत होता है। दक्ष ने इस तकनीक के कुछ पृष्ठ पढ़ने के बाद कुछ और देखना जारी रखा। वह सबसे उपयुक्त साधना तकनीक चुनने के लिए कुछ और तकनीक पढ़ना चाहता था। इस मंजिल पर सभी तकनीक मध्यम स्तर 1 का था। ऊपरी स्तर 1 की तकनीक केवल तीसरी मंजिल पर था। हालांकि ये तकनीक केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थे जिनकी साधना लेवल 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थी। बड़ी चट्टान तकनीक मध्यम स्तर 1 साधना तकनीक। इस विधि से विकसित वास्तविक ऊर्जा सघन है और इसमें मजबूत रक्षा है। क्लाउड तकनीक मध्यम स्तर 1 साधना तकनीक। इस विधि से विकसित वास्तविक ऊर्जा शुद्ध है और इसमें समान रूप से मजबूत आक्रमण और बचाव है। कई तकनीक पढ़ने के बाद दक्ष ने क्लाउड तकनीक का चयन किया क्योंकि इसमें शुद्ध वास्तविक ऊर्जा और मजबूत हमला और बचाव था। साधना तकनीक चुनने के बाद अब मार्शल तकनीक चुनने का समय था। आयरन फिस्ट। यह फिस्ट प्ले भयंकर है और महान पूर्णता क्षेत्र में अभ्यास करने के बाद आसानी से पत्थरों को तोड़ सकता है। उड़ती तलवारबाजी। यह तलवारबाजी अलौकिक, फुर्तीली और भव्य है। ब्रीज पाम, अनंत पुश हैंड्स। दक्ष ने जो 1 दर्जन मार्शल तकनीक पढ़ा, उनसे वह संतुष्ट नहीं था। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी। इस तकनीक का नाम सुनते ही दक्ष की आंखें चमक उठीं। वह पहचान गया कि यह असाधारण था। उसने उत्साह से तकनीक खोला। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी मध्यम स्तर 1 मार्शल तकनीक। शरीर समुद्र की तरह है और मुट्ठी एक लहर की तरह है। मुट्ठी बल के कई स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पिछले एक से अधिक मजबूत है। यही है। कुछ देर पढ़ने के बाद दक्ष ने संतोष से सिर हिलाया। जब वह दोनों तकनीक लेकर जाने वाला था तो राज ने अचानक उसे रोक दिया। दक्ष, 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी नीचे रखो, राज घमंड से चिल्लाया। दक्ष ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? मैं उस तकनीक को लेने के बारे में सोच रहा था और मैंने फैसला किया है कि मुझे वह चाहिए, इसलिए उसे मुझे वापस दे दो। राज ने अपनी ठोड़ी उठाई और आदेश दिया, तुम्हें वापस दे दूं? यह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दक्ष ने उपहास करते हुए कहा, तकनीक अब मेरी है, इसीलिए तुम इसे नहीं ले सकते। क्या तुम्हें यकीन है? राज की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, दक्ष, क्या तुम जानते हो कि मुझे नाराज करने का क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होंगे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे बताओ। तुम एक बेकार चीज हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत घमंडी हो। राज गुस्से से चिल्लाया। दक्ष, मैं फिर से कहूंगा, इसे मुझे दो। घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। घुटने टेककर माफी मांगू, नहीं तो मेरी टांगें तोड़ दोगे। दक्ष की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखना चाहता हूं। तुम मौत को दावत दे रहे हो, राज चिल्लाया और लेवल 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र की उसकी सोल निकल गई। उसके पीछे एक पीली रोशनी चमक उठी, जिसका मतलब था कि वह हमला करने के लिए अपनी मार्शल सोल को जागृत कर रहा था। इसे रोक। उस समय पवेलियन रक्षक ने ठंडी आवाज में बोले, स्किल संग्रह पवेलियन में लड़ाई मत करो, अन्यथा तुम्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इन शब्दों ने राज को रोक दिया। एल्डर, मुझे खेद है, मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, राज ने जल्दी से एल्डर से कहा और अपना गुस्सा दबा लिया। भले ही वह दक्ष को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन राज ने नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। यदि उसे स्किल संग्रह पवेलियन से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया तो यह बहुत बड़ी क्षति होगी।
आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन है, मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगा। राज ने दक्ष की ओर मुड़कर गुर्राहट के साथ कहा। बेवकूफ! दक्ष ने उसकी ओर देखा और जाने के लिए मुड़ा। क्या कहा तुमने? राज फिर से क्रोधित हो गया। उसने जाते हुए दक्ष को घूरा और गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। चूंकि उसने रैंक 4 मार्शल सोल को जागृत किया था, इसलिए सिंह परिवार में उसकी स्थिति बहुत बढ़ गई थी और अन्य लोग उसके प्रति विनम्र थे। आज उसे इस बेकार आदमी द्वारा एक घटिया मार्शल सोल के साथ अपमानित किया गया और इससे वह पागल हो गया। लानत है, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्ष जैसे ही अपने कमरे में वापस आया, वह साधना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बादलों के तकनीक के 5 चरण थे और चरण जितना ऊंचा होता था, उतनी ही मार्शल शक्ति विकसित होती थी। इसके अलावा साधना तकनीक के उच्च चरण का मतलब था अधिक शक्तिशाली आक्रमण और तीव्र साधना। दक्ष ने अगले कुछ दिनों तक साधना जारी रखा। कमरे में उसकी मार्शल सोल का काला भंवर घूम रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब दक्ष साधना कर रहा था, तो यह खबर कि उसने रैंक 1 मार्शल सोल को जागृत किया है, पूरे सनीवुड सिटी में फैल गई। यंग मास्टर और सिंह परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से एक घटिया मार्शल सोल मिला। इससे सनीवुड सिटी में हलचल मच गई और कई लोगों ने उसे मजाक की तरह लिया। 5 दिन बाद दक्ष ने साधना करना बंद कर दिया। मेरी मार्शल सोल का स्तर इतना कम है कि यह मेरी साधना को धीमा कर रहा है, दक्ष ने आह भरी। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी साधना में मामूली सी ही वृद्धि हुई। इस दर पर लेवल 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। सौभाग्य से उसने बादलों के तकनीक को दूसरे स्तर तक विकसित कर लिया था और 5 दिनों में अच्छी मात्रा में ऊर्जा को शुद्ध और संघनित कर लिया था। अब समय आ गया है कि मैं अपनी मार्शल तकनीक को विकसित करूं। दक्ष ने 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी निकाला और ध्यान से उसे पढ़ा। जब उसे सारी बातें पूरी तरह समझ में आ गईं, तो उसने तकनीक बंद कर दी और आंगन में चला गया। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी का उद्देश्य शरीर को एक उग्र समुद्र के रूप में और मुट्ठी को लहरों के रूप में देखना है, जिनमें से प्रत्येक पहले वाले से अधिक मजबूत है। इस मुट्ठी खेल की कुंजी को ध्यान में रखते हुए उसने तकनीक के अनुसार हर इशारा और गति का अभ्यास किया। पहले तो उसने बहुत धीरे धीरे मुक्का मारा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां तेज होती चली गईं। अंत में उसकी मुट्ठियां बम की तरह फट गईं और हवा के अंतहीन झोंके उठने लगे। और 5 दिन बीत गए। उसकी मुट्ठी की शक्ति से हवा गूंज रही थी और हवा अंतहीन रूप से उत्तेजित थी। हो! दक्ष ने जोर से चिल्लाया और आगे की पत्थर की बेंच पर जोरदार मुक्का मारा। टकराना! पत्थर की बेंच गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फट गई और उसके टुकड़े चारों ओर उड़ गए। हूं! दक्ष ने गहरी सांस ली और मुट्ठियां बांधकर खड़ा हो गया। बुरा नहीं है, मैंने माइनर कंप्लीशन हासिल कर लिया है। दक्ष मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अब वह 5 गुना मुट्ठी बल से मुक्का मारने में सक्षम था, लेकिन पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उसकी मुट्ठी बल 9 गुना हो जाएगी। सनीवुड सिटी में लगभग कोई भी व्यक्ति केवल 5 दिनों में मध्यम स्तर एक मार्शल तकनीक के माइनर कंप्लीशन क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता था। दक्ष ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि 2 जीवन जीने से उसे बहुत मजबूत समझ मिला था। अब ब्रीजविंड माउंटेन में प्रवेश कर अपनी किस्मत आजमाने का समय आ गया है, दक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने सामान पैक किया और निकल पड़ा। ब्रीजविंड माउंटेन एक पर्वत श्रृंखला में स्थित था जो लगभग 49,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और यह सनीवुड सिटी से 15 किलोमीटर दूर था। यह बहुत ऊंचा था और घने जंगलों से ढका हुआ था। चूंकि वहां बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, इसलिए सनीवुड सिटी के कई मार्शल विशेषज्ञ उन्हें इकट्ठा करने के लिए हमेशा पहाड़ों में जाते थे। हालांकि अवसर हमेशा खतरे के साथ आता था। पहाड़ों में रहने वाले राक्षसी जानवरों की बड़ी संख्या ने कई मार्शल विशेषज्ञ को मार डाला और खा लिया। खतरों के बावजूद दक्ष को एक मौका लेना पड़ा। उसके लिए अपनी कम रैंक की मार्शल सोल के साथ साधना करना बहुत कठिन था। दक्ष पेड़ों से घिरे रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने अचानक ठहाके की आवाज सुना।
वह पलटा और जो कुछ उसने देखा उससे दंग रह गया। एक लड़का और लड़की तालाब के किनारे एक पवेलियन के नीचे एक दूसरे से खुशी खुशी लिपटे हुए थे। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी, लंबी और दुबली पतली। उसने अपनी गोरी त्वचा के ऊपर बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके खुले काले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। वह रिया, दक्ष की बचपन की प्रेमिका और चचेरी बहन थी। रिया बंशी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, जो सनीवुड सिटी में एक छोटा परिवार था जो सिंह परिवार पर निर्भर था। दक्ष और रिया एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए वे बहुत करीब थे। उनके माता पिता चाहते थे कि अगले साल की शुरुआत में उनकी सगाई हो जाए। रिया के साथ जो युवक था वह कोई और नहीं बल्कि मार्शल विशेषज्ञ मोहित था, जिसने सिंह परिवार के पहले जीनियस के रूप में दक्ष की जगह ले लिया था। दक्ष ने उनसे आंख से संपर्क किया। रिया, तुम दोनों एक साथ कर रहे हो? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए उनकी ओर चलते हुए पूछा। रिया ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा ली और कुछ नहीं बोली। मोहित ने दक्ष की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दक्ष, अब से रिया मेरी है, उसे अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। दक्ष ने मोहित को नजरअंदाज कर दिया और रिया को देखकर पूछ, दक्ष, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? मोहित की आंखें ठंडी थीं और उसने कहा, तुम्हारे जैसा बेकार आदमी उसके लायक नहीं है। केवल मैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, रिया के लिए सबसे उपयुक्त हूं। रिया ने सिर हिलाया और कहा, वह सही कह रहा है। क्यों? मेरी मार्शल सोल के कारण, दक्ष ने पूछा। हालांकि दक्ष परेशान था, लेकिन उसने खुद को क्रोधित नहीं होने दिया और शांत रहा। वह अपने पिछले जन्म में एक भाड़े का किंग था और उसने महिलाओं का उचित हिस्सा प्राप्त किया था। अगर कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती थी तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चचेरे भाई, अब हम एक जैसे लोग नहीं रहे, रिया ने सिर हिलाते हुए बोली। क्या अब हम एक जैसे लोग नहीं रहे? दक्ष ने बुदबुदाया और कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। 3 दिन पहले मैंने रैंक 4 मार्शल सोल को जागृत की। समय बीतने के साथ हम और दूर होते जाएंगे। रिया ने गर्व से कही, मोहित सिंह परिवार का प्रतिभाशाली मेरा आदर्श जीवन साथी है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मेरे चचेरे भाई, तुम एक बेकार आदमी हो। तुम्हारे और उसके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। रैंक 4 मार्शल सोल? दक्ष को उसकी मार्शल सोल से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रिया बहुत प्रतिभाशाली थी। मैं समझ गया, दक्ष ने सिर हिलाया और शांति से कहा, हर किसी को चुनाव करने का अधिकार है। चूंकि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए वह उसका मन बदलने की कोशिश नहीं करेगा। रिया ने दक्ष के शांत चेहरे को देखकर भौहें चढ़ा दी। उसने सोचा था कि वह बहुत दुखी हो जाएगा और उसके लिए बहुत भीख मांगेगा, इसलिए उसका शांत व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। रिया, याद रखो तुमने आज क्या बोली थी। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगी। दक्ष ने ये शब्द कहते हुए एक गहरी सांस ली और चला गया। अफसोस, यह कैसे संभव है? रिया ने हंसते हुए अपना सिर हिलाई। सिंह परिवार को छोड़ने के बाद दक्ष सीधे ब्रीजविंड माउंटेन की ओर चल पड़ा। 1 घंटे बाद वह ब्रीजविंड माउंटेन की तलहटी में पहुंच गया। ब्रीजविंड माउंटेन एक विशाल राक्षस की तरह लग रहा था, जो जमीन पर रेंग रहा था और ठंडी और निर्दयी आभा बिखेर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष पहाड़ों में कूद पड़ा। कुछ ही देर में दक्ष जंगल में 5 किलोमीटर तक चला गया, जहां पेड़ अपने मोटे तने के साथ खड़े थे और सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक रहे थे। तभी एक बड़ा काला भेड़िया दक्ष के रास्ते में आ गया। ईविल विंड वुल्फ, रैंक 1 राक्षसी जानवर। दक्ष ने इसे पहचान लिया। इस स्तर पर एक राक्षसी जानवर लेवल 1 ऊर्जा साधना क्षेत्र में मार्शल विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। दक्ष एक उड़ते हुए तीर की तरह आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी से ईविल विंड वुल्फ पर प्रहार किया, जो मजबूत वास्तविक ऊर्जा से ढका हुआ था। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी, चीखें। दक्ष के हमले से ईविल विंड वुल्फ क्रोधित हो गया। दहाड़ते हुए उस पर झपटा। उसके तेज भेड़िए के पंजे उसके सिर की ओर बढ़े। टकराना! पंजे और मुट्ठियां एक दबी हुई आवाज के साथ टकराईं। बूम बूम बूम। दक्ष 3 कदम पीछे हट गया, लेकिन ईविल विंड वुल्फ 10 मीटर दूर उड़ गया। ईविल विंड वुल्फ काफी शक्तिशाली था,
लेकिन इसकी उग्र शक्ति दक्ष की मार्शल आर्ट के सामने कोई मुकाबला नहीं थी। हाँ हाँ, चलो फिर चलें। जैसे ही दक्ष आगे बढ़ी और लगातार मुक्के मारता रहा, ईविल विंड वुल्फ एक के बाद एक कदम पीछे हटती गई। जल्द ही भेड़िए का मांस टुकड़ों में बंट गया और उसकी कई हड्डियां टूट गईं। यदि यह इतना कठिन न होता तो ईविल विंड वुल्फ मर चुका होता। चीखें! गंभीर रूप से घायल ईविल विंड वुल्फ दहाड़ते हुए दोबारा हमला करने की बजाय चुपचाप भाग गया। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ईविल विंड वुल्फ अचानक भाग जाएगा। हालांकि निम्न स्तर के राक्षसी जानवर बहुत ही मूर्ख थे, फिर भी वे खतरे का सामना करने में निर्णायक थे। दक्ष ने निश्चित रूप से उसे भागने की अनुमति नहीं दी होगी, क्योंकि राक्षसी जानवर के पास एक मूल्यवान राक्षसी कोर था। अपने पैरों के नीचे से ऊर्जा इकट्ठा करते हुए दक्ष ईविल विंड वुल्फ की ओर दौड़ा। ईविल विंड वुल्फ एक छोटी सी घाटी में और फिर एक गुफा में घुस गया। दक्ष उस घने अंधेरे गुफा के सामने रुक गया और जल्दबाजी में उसमें प्रवेश नहीं किया। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद भी उसने जल्दी से अंदर जाने का निर्णय लिया। यह गुफा स्पष्टतः ईविल विंड वुल्फ का गुफा थी, इसलिए वहां कोई अन्य खतरा नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, गुफा में भागने के बाद दक्ष ने केवल घायल ईविल विंड वुल्फ को जमीन पर पड़ा देखा। क्या उस समय दक्ष ने ईविल विंड वुल्फ से कुछ ही दूर एक दरार में 5 इंच लंबा एक पौधा उगता हुआ देखा। पौधे में 8 हरी पत्तियां थीं, जो एक हल्के लाल फल के चारों ओर थीं, जो केवल एक अंगूठे के आकार का था, लेकिन उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। क्या वह बैंगनी स्पिरिट फल है? दक्ष ने इसे देखा और उत्साहित हो गया। बैंगनी स्पिरिट फल एक मध्यम स्तर एक स्पिरिट फल था, जो स्तर 4 ऊर्जा साधना क्षेत्र से नीचे के मार्शल विशेषज्ञ की साधना को एक स्तर तक बढ़ा सकता था। हालांकि इसके रंग को देखकर लगता था कि फल अभी पूरी तरह पका नहीं था। फिर भी इस फल को खाने से दक्ष की साधना स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक बढ़ जाएगी। ईविल विंड वुल्फ ने बैंगनी स्पिरिट फल खाने के लिए गुफा को अपना ठिकाना बनाया होगा। चीखें! दक्ष को गुफा में प्रवेश करते देख घायल ईविल विंड वुल्फ ने दहाड़ते हुए बैंगनी स्पिरिट फल की ओर झपट्टा मारा। धत तेरी की! दक्ष घबरा गया। अगर ईविल विंड वुल्फ ने बैंगनी स्पिरिट फल निगल लिया तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। मरना! दक्ष ने दहाड़ते हुए अचानक कदम बढ़ाया। ऊर्जा उसके पैरों के नीचे से बाहर निकली, जिसने उसे ईविल विंड वुल्फ के ऊपर धकेल दिया। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी! अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक करने के बाद दक्ष ने अपनी 5 गुना मुट्ठी की शक्ति से ईविल विंड वुल्फ के सिर पर जोरदार प्रहार किया। टकराना! खून के छींटे और दिमाग के छिड़काव के साथ ईविल विंड वुल्फ टुकड़े टुकड़े हो गया। ईविल विंड वुल्फ को मारने के बाद दक्ष को अंततः राहत मिली। लाश के पास जाकर दक्ष ने ईविल विंड वुल्फ की खोपड़ी से एक राक्षसी कोर निकाला। स्तर 1 राक्षसी जानवर का राक्षसी कोर कम से कम 10 टैल चांदी के बराबर था। फिर दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैंगनी स्पिरिट फल तोड़ लिया। हालांकि बैंगनी स्पिरिट फल अभी पका नहीं था, लेकिन दक्ष इंतजार नहीं कर सकता था। आखिरकार मध्य रैंक बैंगनी स्पिरिट फल काफी दुर्लभ था। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसे निगल गया। गुफा एकांत में थी, इसलिए वहां फल को परिष्कृत करना खतरनाक नहीं था। जैसे ही बैंगनी स्पिरिट फल निगला लिया, इसका मजबूत औषधीय प्रभाव दक्ष के पूरे शरीर में फैल गया। दक्ष ने जल्दी से अपनी सांस रोक लिया और ध्यान केंद्रित किया, ताकि वह अपने मेरिडियन में बहने वाले प्रभावों को वास्तविक ऊर्जा में स्थानांतरित कर सके और उन्हें अपने अमृत क्षेत्र में निर्देशित कर सके। थोड़ी देर बाद दक्ष का अमृत क्षेत्र प्रचुर मात्रा में ऊर्जा से भर गया। मैंने अंततः स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश किया है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा और संतोष से सिर हिलाया। बैंगनी स्पिरिट फल ने न केवल उसे स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंचने में मदद की, बल्कि उसे स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में भी पदोन्नत किया। अब दक्ष की ऊर्जा पहले की तुलना में 2 गुनी सघन हो गया था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी इंद्रियां पहले की तुलना में अधिक तीव्र थीं। मुझे जाने से पहले अपनी साधना को स्थिर कर लेना चाहिए। दक्ष मुस्कुराया और फिर से साधना शुरू कर दिया। एक काले भंवर मार्शल सोल उसके पीछे से निकली और धीरे धीरे घूमने लगी। तभी कुछ अजीब घटना घटी।
मृत ईविलविंड वुल्फ की रक्त ऊर्जा और ऊर्जा सभी को भंवर मार्शल सोल द्वारा चूस लिया गया था। इसके अलावा एक भ्रामक पशु सोल धीरे धीरे शव से ऊपर तैरती हुई आई और भंवर मार्शल सोल द्वारा निगल ली गई। दक्ष के शरीर में प्रवेश करने के बाद ईविलविंड वुल्फ की सारी रक्त ऊर्जा एक मजबूत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। दक्ष ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा में बहुत वृद्धि हुई है और वह स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच गया है। यह क्या है? दक्ष सदमे से कांप उठा। क्या एक मार्शल सोल रक्त ऊर्जा को निगल सकती है? क्या एक मार्शल सोल पशु सोलों को खा सकती है? दक्ष ने ऐसी मार्शल सोल के बारे में न तो कभी सुना था और न ही देखा था। उसके आश्चर्य के बीच में ही कुछ अजीब बात घटी। भंवर मार्शल सोल, जिसने जानवर सोल को निगल लिया था, कंपन करने लगी और फिर पीले प्रकाश के साथ विस्फोट हो गया। पहले वाले पीले प्रभा मंडल के स्थान पर अब यह 2 पीले प्रभा मंडलों से चमक रहा था। भंवर मार्शल सोल अब आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में पहले की तुलना में 2 गुनी तेजी से थी। क्या? हालांकि दक्ष आमतौर पर एक शांत व्यक्ति था, लेकिन उस पल वह उत्साह से भर गया था। हर कोई जानता था कि किसी की मार्शल सोल का पद जन्म के समय निर्धारित होता है और जागृति के बाद अपरिवर्तित रहता है। यह एक शाश्वत अपरिवर्तनीय सत्य था। एक मार्शल विशेषज्ञ की प्रतिभा का विकास मुख्य रूप से उसकी मार्शल सोल के स्तर से निर्धारित होता था। दक्ष की मार्शल सोल ने इस दुनिया के तर्क को तोड़ दिया था। उसकी मार्शल सोल रैंक 1 से रैंक 2 तक पहुंच चुका था। यदि वह पर्याप्त मात्रा में पशु सोलों को खा सके तो उसका मार्शल सोल स्तर पृथ्वी रैंक और स्वर्ग रैंक तक भी बढ़ सकता है। स्वर्ग रैंक, यह कितना रोमांचक होगा। दक्ष बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। हाँ। थोड़ी देर बाद दक्ष शांत हो गया, लेकिन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या समय यात्री के रूप में यही मेरी किस्मत है? उसने सोचा। जागृति के बाद से दक्ष अपनी मार्शल सोल के स्तर से उदास महसूस कर रहा था। इससे पहले उसे अपनी मार्शल सोल की विशेष क्षमता के बारे में पता नहीं था। हालांकि यह अलौकिक क्षमता उनकी सभी अपेक्षाओं से अधिक थी। दक्ष के उत्साह ने उसका सारा अवसाद दूर कर दिया। मैं अब से तुम्हें भक्षक मार्शल सोल कहूंगा, दक्ष ने हंसते हुए कहा। उसके बाद दक्ष जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया और राक्षसी जानवरों को मारने और जानवरों की सोलों को खाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अगले 2 दिनों में दक्ष ने पागलों की तरह 50 से अधिक राक्षसी जानवरों मार दिया। इन जानवरों में से 10 राक्षसी जानवर रैंक 2 स्तर 1 के थे और अन्य रैंक 1 स्तर 1 के थे। सभी राक्षसी जानवरों के सार, रक्त और पशु सोलों को खा लेने के बाद न केवल दक्ष की साधना स्तर 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गई थी, बल्कि उसकी मार्शल सोल भी रैंक 3 तक पहुंच गई थी। उन राक्षसी जानवरों को मारने से उसकी मुक्काबाजी में भी काफी सुधार हुआ था। उसकी 9 गुना महासागरीय लहर मुट्ठी में अब 6 गुना शक्ति था और उसका हमला बहुत बढ़ गया था। दक्ष गुफा में पैर मोड़कर बैठा था। काले रंग की भक्षक मार्शल सोल उसके पीछे 3 चमकदार पीले प्रभामंडलों के साथ दिख रहा था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तेज प्रवाह के साथ दक्ष के शरीर में समाहित हो रही थी। जब उसकी मार्शल सोल रैंक 3 तक पहुंच गई तो वह रैंक 1 की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में 10 गुना तेज थी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोला। स्तर 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र में मेरी साधना पूरी तरह से स्थिर होने के साथ मैं अधिक शक्तिशाली राक्षसी जानवरों को मार सकता हूं। दक्ष ने उत्साहपूर्वक मुस्कुराया। अपनी साधना और मार्शल सोल की प्रगति के बाद दक्ष फिर से गुफा में लौट आया था। आखिरकार पिछले 2 दिनों में उसकी साधना में हुई तेज वृद्धि को अच्छी तरह से स्थिर करने की आवश्यकता थी। पिटर पटर अचानक गुफा के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। भाई प्रतीश, बैंगनी स्पिरिट फल इस गुफा में है और यह शायद लगभग पक चुका होगा। सावधान रहो, मुझे लगता है कि एक ईविल विंड वुल्फ इसकी रखवाली कर रहा है। हाँ, एक साधारण ईविल विंड वुल्फ? मैं इसे अपने हाथ के एक घुमाव से मार सकता हूं। आवाजें सुनकर दक्ष ने 2 लंबे युवकों को गुफा में प्रवेश करते देखा। इन दोनों युवकों द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं थी। सामने वाला सुंदर युवक शिखर स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था,
जबकि लंबे चेहरे वाला युवक अब भी प्रारंभिक स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था। जब उन्होंने दक्ष को देखा तो उनके भाव बदल गए। वे बैंगनी स्प्रिट फल के बिना खाली डंठल को देखने लगे। अरे, क्या तुमने हमारा बैंगनी स्प्रिट फल ले लिया है? प्रतीश दक्ष पर चिल्लाया। तुम्हारा बैंगनी स्प्रिट फल? आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगती हैं, इसलिए यह उचित है। यह तुम्हारा कहां से है? दक्ष ने व्यंग्य किया। भाड़ में जाओ, हमारे आध्यात्मिक फल लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लंबे चेहरे वाला युवक संकेत चिल्लाया। हमें 10 दिन पहले बैंगनी स्प्रिट फल मिला था और हम बस इसके पकने का इंतजार कर रहे थे। तुमने इसे लेने की हिम्मत कैसे की? तुम इतने परिचित कैसे लग रहे हो? प्रतीश ने अचानक अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मुझे याद है, तुम दक्ष हो, रैंक 1 की मार्शल सोल वाला एक कचरा का टुकड़ा। ओ, यह तो तुम हो, संकेत ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या तुम दोनों चौहान परिवार से हो? दक्ष ने उनके कपड़ों पर चौहान परिवार का प्रतीक देखा, जो सनीवुड सिटी के 2 शीर्ष परिवारों में से एक था। चौहान परिवार और सिंह परिवार सनीवुड सिटी के 2 सबसे शक्तिशाली परिवार थे और वे लगातार एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे। बिल्कुल, चलो मुझे फल दो, संकेत ने अहंकार से चिल्लाया। भूल जाओ, मैं इसे पहले ही निगल चुका हूं, दक्ष ने उदासीनता से कहा। क्या? दोनों व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गए। चूंकि उन्होंने बैंगनी स्पिरिट फल के लिए आधे महीने से अधिक समय तक इंतजार किया था, तो वे इस बात से नाराज कैसे नहीं हो सकते थे कि अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लानत है, तुमने मेरे फल खाने की हिम्मत कैसे की? मेरे सामने घुटने टेको और अपनी साधना नष्ट करो या मरो, प्रतीश गुस्से में चिल्लाया। घुटने टेकूं? मैं अपनी ही साधना नष्ट करूं? दक्ष अवाक रह गया। शायद उन्हें लगता है कि मुझे आसानी से धमकाया जा सकता है। बकवास। भाई प्रतीश, मुझे इस कूड़े के टुकड़े को मारने दीजिए। गुस्से से चिल्लाते हुए संकेत ने दक्ष के चेहरे पर मुक्का मारा, यह सोचकर कि एक मुक्का उसे मारने के लिए पर्याप्त होगा। अपने अहंकार के लिए मरो, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा और उसने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और जवाब में मुक्का मारा। संकेत ने व्यंग्य किया, क्या तुम मरना चाहते हो? कितने मूर्ख हो, जाओ भाड़ में। हालांकि अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही वे टकराए, संकेत ने दक्ष की मुट्ठी से एक भयानक शक्ति महसूस की, जैसे कि एक राक्षसी लहर हो। आ! एक चीख के साथ संकेत गुफा की दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। क्या? यह कैसे हो सकता है? प्रतीश चौंक गया। उसने दक्ष को देखा और कहा, स्तर 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र? लानत है, क्या तुम सिर्फ एक मार्शल सोल के साथ एक कचरा का टुकड़ा नहीं हो? कूड़े का टुकड़ा? एक ठंडी हंसी के साथ दक्ष ने उनके बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया और प्रतीश की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कूड़े का टुकड़ा कहने की, बेवकूफ। दक्ष को अपनी ओर बढ़ते देख प्रतीश ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मारने के लिए। दक्ष ठंडी हंसी हंसी, मुझे मार डालोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता चौहान परिवार के बुजुर्गों में से एक हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे, चाहे तुम कहीं भी जाओ। प्रतीश काफी आत्मविश्वासी और निडर था। मूर्ख, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें इस सुदूर पहाड़ पर मार डाला। प्रतीश की धमकी को नजरअंदाज करते हुए दक्ष उसे मारने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी में ऊर्जा इकट्ठा किया। प्रतीश के चेहरे पर तुरंत डर दिखाई दिया। उसकी साधना शिखर स्तर 2 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थी, जो संकेत की तुलना में थोड़ी ही अधिक मजबूत थी। इसलिए उसके लिए दक्ष को हराना असंभव था। दक्ष, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे ऐसा न करने का कोई कारण बताओ। एक कारण। प्रतीश गर्म ईंटों पर बैठा बिल्ली की तरह चिंतित था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, देखो, मेरे पास एक खजाने का नक्शा है जो तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता है। खजाने का नक्शा? कौन सा खजाने का नक्शा? पहले मुझे दिखाओ, दक्ष ने कहा। मैं तुम्हें यह दे सकता हूं अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। प्रतीश बेवकूफ नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि दक्ष पहले उससे वादा करे। दक्ष ने प्रतीश की बातों का मजाक उड़ाया। वह जानता था कि वह क्या सोच रहा था। क्या तुम इसे मुझे नहीं देना चाहते? ठीक है,
मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर इसे तुमसे ले लूंगा। ये यहां है, ये यहां है। प्रतीश डर गया। उसने तुरंत जानवर की खाल का एक छोटा टुकड़ा निकाला और दक्ष को दे दिया। दक्ष ने उसे जांचा। वास्तव में यह एक प्राचीन का नक्शा था। जाहिर है कि यह बहुत समय पहले का था। नक्शे के अनुसार ब्रिजविंड माउंटेन में खजाना था। दक्ष, मैंने तुम्हें खजाने का नक्शा पहले ही दे दिया है, क्या मैं अब जा सकता हूं? प्रतीश ने घबरा कर पूछा। दक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया न सुनकर प्रतीश सावधानी पूर्वक बाहर की ओर चला गया। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा, प्रतीश ने दक्ष पर एक क्रूर नजर डाला। वह दक्ष को मारने के लिए पहाड़ के बाहर से कुछ लोगों को लाने की योजना बना रहा था। बूम! उसी समय दक्ष उछला और उसे मुक्का मारा। प्रतीश की मौके पर ही मौत हो गई। मैं अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं करूंगा, दक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उसने अपने पिछले जन्म में अनगिनत लोगों की हत्या की थी, लेकिन इस दुनिया में यह उसकी पहली हत्या थी। बेहोश संकेत के पास लौटकर दक्ष ने उसे एक और मुक्का मारा। संकेत पूरी तरह से मारा गया। उसके बाद दक्ष ने नक्शा लिया और खजाने की तलाश करने का फैसला किया। हा! दक्ष अचानक अपनी आंखों में चमक के साथ रुक गया। अगर मेरी मार्शल सोल जानवरों की सोल को खा सकती है, तो क्या यह मानव मार्शल सोल को भी खा सकती है? वह उन दोनों शवों के पास वापस गया और अपनी भक्षक मार्शल सोल का इस्तेमाल किया। 3 प्रभा मंडलों वाला उसका भक्षण करने वाला मार्शल सोल एक अथाह ब्लैक होल जैसा दिखता था। यह रैंक 1 की तुलना में 2 गुना तेजी से घूमता था और इसमें बहुत ज्यादा सक्शन था। प्रतीश और संकेत की अभी अभी मृत्यु हुई थी। उनकी रक्त ऊर्जा और मार्शल सोल, जो अभी तक गायब नहीं हुई थीं, तुरंत ही चूस ली गई। संकेत की मार्शल सोल 2 पीले प्रभा मंडलों वाला एक छोटा हरा पेड़ था। यह रैंक 2 मार्शल सोल थी। प्रतीश की मार्शल सोल 3 प्रभा मंडलों वाली एक चिड़िया थी। जाहिर है यह रैंक 3 मार्शल सोल थी। ही 2 मार्शल सोल तुरंत निगल ली गईं। दक्ष ने महसूस किया कि उसकी अपनी मार्शल सोल हिल रही है और उसके 3 प्रभा मंडल अधिक चमकने लगे। हालांकि उसकी भक्षक मार्शल सोल रैंक 3 से आगे नहीं बढ़ी। हाँ, मैं सही था। मैं जानवरों की सोल और मानव मार्शल सोल दोनों को खा सकता हूं। दक्ष एक बार फिर अपनी भक्षक मार्शल सोल से बहुत खुश और आश्चर्यचकित था। मेरी भक्षक मार्शल सोल की क्षमता कल्पना से परे है। इसमें न केवल प्रगति करने की क्षमता थी, बल्कि यह दूसरों की मार्शल सोल को भी खा सकता था। यदि दक्ष ने लड़ाई में अपनी मार्शल सोल को छोड़ दिया, तो उसके दुश्मन की मार्शल आत्मा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और उसके द्वारा निगल ली जाएगी। खैर, अब खजाना खोजने का समय आ गया है। इस आश्चर्य का आनंद लेते हुए दक्ष गुफा से बाहर निकल गया। पहाड़ों में दक्ष अपने नक्शे के मार्गदर्शन में जंगल से गुजरा। वह पूरे समय अत्यंत सावधान रहा। वह ब्रिजविंड माउंटेन में 25 किलोमीटर से अधिक अंदर था और वहां पास में कई रैंक 4 स्तर एक राक्षसी जानवर थे और यहां तक कि कुछ रैंक 5 के भी थे। वह अपनी वर्तमान शक्ति से रैंक 4 स्तर एक राक्षसी जानवरों को नहीं हरा सकता। रैंक 5 की तो बात ही छोड़िए। इसलिए वह लगातार सतर्क रहता था। अंततः आधे घंटे के बाद दक्ष एक घाटी में पहुंच गया। घाटी का केवल एक ही प्रवेश द्वार था और यह सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टानों से घिरी हुई थी। कांटों, झाड़ियों और झाड़ियों से भरा यह स्थान अत्यंत वीरान लग रहा था। दक्ष अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहा और खतरे का पहला संकेत मिलते ही भागने के लिए तैयार रहा। हालांकि खजाने महत्वपूर्ण थे, परंतु उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। दक्ष ने देखा कि यह घाटी ही वह स्थान था जो मानचित्र पर अंकित था। उसने आसपास के वातावरण की सावधानी पूर्वक जांच की और जल्द ही एक चट्टान की दीवार पर एक बड़ी दरार देखा। यह एक क्षैतिज दरार थी जो सैकड़ों मीटर लंबी थी और एक विशाल अथाह मुंह की तरह दिखती थी। वहां पर घास फूस उगी हुई थी और वह आसानी से नजर नहीं आती थी। दक्ष ने अंदर झांकते हुए भौहें सिकोड़ी। पहले वाली छोटी गुफा से भी बदतर यह दरार उदास, ठंडी और अज्ञात खतरे से भरी थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद दक्ष ने दांत पीसते हुए अंदर प्रवेश किया। चूंकि वह पहले ही यहां आ चुका है, इसलिए उसे कुछ तो खोजना ही होगा। खतरा? दक्ष को कभी भी खतरे का डर नहीं रहा।
जैसे जैसे वह दरार में आगे बढ़ता गया, उसकी दृष्टि धुंधली होती गई। अंततः वह पूरी तरह अंधकार से घिर गया। दक्ष ने अपनी दृष्टि सुधारने के लिए वास्तविक ऊर्जा का उपयोग किया और चलना जारी रखा। कुछ क्षण बाद दरार में बना रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर ढलानदार होने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 10 मीटर नीचे था। आगे चलने पर दक्ष को ठंडी हवा का एहसास हुआ और बहते पानी की आवाज सुनाई दी। इस परिवर्तन से प्रभावित होकर उसने अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही दक्ष को अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उसने एक विशाल स्थान देखा जो 5 मीटर से ज्यादा ऊंचा, 7 मीटर से ज्यादा चौड़ा और अथाह लंबा था। यह एक गुप्त भूमिगत दुनिया थी। एक नदी अंतरिक्ष से होकर किसी अज्ञात दिशा की ओर बह रही थी। नदी में मछलियां तैर रही थीं और किनारे पर लगे प्राकृतिक पत्थरों से फ्लोरोसेंट रोशनी पड़ रही थी, जिससे दक्ष को पूरी भूमिगत दुनिया स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल रही थी। पास में ही एक ध्वस्त पत्थर का कमरा था। पत्थर के कमरे के बाहर कई सूखी हड्डियां पड़ी थीं। जाहिर है कि उनके मास्टर की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। क्या खजाना दूसरों ने ले लिया है? दक्ष धीरे धीरे चलकर पत्थर के कमरे में प्रवेश किया। 5 मीटर से भी कम लंबाई और चौड़ाई वाला यह कमरा काफी छोटा था और इसका आधा हिस्सा ढह चुका था। बीच में 2 कंकालों के अलावा अंदर कुछ भी नहीं था। यह सोचकर कि खजाना पहले ही ले लिया गया है, दक्ष थोड़ा निराश हुई। तभी वह अचानक आश्चर्यचकित हो गया। उसने पाया कि एक कंकाल सड़ नहीं पाया था तथा उसका रंग हल्का सुनहरा था। कंकाल हल्का सुनहरा क्यों है? दक्ष हैरान था। यह वास्तव में एक मार्शल विशेषज्ञ का कंकाल था, लेकिन उसने कभी हल्के सुनहरे कंकाल के बारे में नहीं सुना था। वह क्या है? दक्ष ने सुनहरे कंकाल के बाएं हाथ में एक प्राचीन और साधारण अंगूठी देखा। क्या यह स्टोरेज रिंग है? दक्ष ने उत्साह से अंगूठी निकाल लिया। स्टोरेज रिंग एक खजाना था जो वस्तुओं को अपने स्थान पर संग्रहित करने में सक्षम था, इसलिए यह काफी कीमती था। सनीवुड सिटी में किसी के पास स्टोरेज रिंग नहीं थी। आम मार्शल विशेषज्ञ स्टोरेज पाउच में सामान रखते थे जो रिंग से कम दर्जे के होते थे। एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने अंगूठी पर आत्मिक ऊर्जा लगाया। अगले ही क्षण उसकी चेतना एक धुंधले स्थान में प्रवेश कर गई। यह जगह बहुत बड़ी नहीं थी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करीब 5 मीटर थी। उस स्थान के कोने में कई स्क्रॉल, एक लंबी चमकदार तलवार और दूधिया सफेद क्रिस्टल का ढेर रखा हुआ था। एक ही विचार के साथ दक्ष के हाथ में लंबी तलवार प्रकट हुई और आत्मिक ऊर्जा के साथ तलवार की ध्वनि उत्पन्न हुई। स्विश स्विश। लंबी तलवार ने 1 मीटर दूर दीवार पर तलवार की किरण उत्सर्जित की और कठोर पत्थर की दीवार को काट दिया। क्या? दक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवार इतनी मजबूत होगा और पत्थर की दीवार को इतनी आसानी से काट देगा। आत्मिक हथियार मध्यम स्तर 3। दक्ष ने तलवार की मूठ पर कई स्पष्ट छोटे अक्षर उकेरे हुए देखा। यह मध्यम स्तर 3 का हथियार है? दक्ष तुरंत बहुत खुश हुआ। सनीवुड सिटी में मध्यम स्तर 2 का कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए मध्यम स्तर 3 का हथियार अत्यंत कीमती था। तलवार का नाम आत्मिक हथियार होना चाहिए। थोड़ी देर बाद दक्ष ने लंबी तलवार को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया और कई स्क्रॉल निकाल लिया। कुल 4 स्क्रॉल थे, जिनमें दिव्य पवन तलवारबाजी, हाथियों की शक्ति स्क्रॉल, छाया कदम और आदिम ऊर्जा स्क्रॉल शामिल थे। दक्ष ने हाथियों की शक्ति स्क्रॉल को धीरे से खोला और उसे पढ़ा। हाथियों की शक्ति स्क्रॉल, उच्च रैंक 5 शरीर शोधन तकनीक, कुल 15 स्तरों के साथ। स्क्रॉल को समझने के बाद व्यक्ति का शरीर 10,000 हाथियों की ताकत के साथ एक आर्कियन भयंकर जानवर की तरह मजबूत हो जाएगा। इसने पहले स्तर से तीसरे स्तर तक ताकत बढ़ा दी। इसने चौथे स्तर से लेकर 6ठे स्तर तक हड्डियों को कठोर बनाता है। इसने शरीर को 7वें स्तर से 9वें स्तर तक मजबूत करता है। इसने 10वें स्तर से 12वें स्तर तक असाधारण शक्ति को तीव्र कर दिया। इसने पैनोरमा को 13वें स्तर से 15वें स्तर तक बढ़ा दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल की विषय वस्तु पढ़ा, दक्ष एक बार फिर चौंक गया। उच्च रैंक 5 साधना तकनीक, शरीर को निखारने का हुनर, हाथियों की ताकत। हाथियों की ताकत कितनी थी? 10,000 से ज्यादा हाथियों की ताकत। यहां हाथी कोई सामान्य राक्षसी हाथी नहीं था,
बल्कि एक पोस्ट आर्कियन हाथी था। एक वयस्क पोस्ट आर्कियन हाथी में बिना किसी अभ्यास के भी 10,000 किलोग्राम से अधिक का शक्ति होता था। 10,000 से अधिक पोस्ट आर्कियन हाथियों की शक्ति कितनी शक्तिशाली थी? 50 करोड़ किलोग्राम, कई अरब किलोग्राम। दक्ष को अचानक यह सारी जानकारी सुनकर बहुत घबराहट महसूस हुई। यह एक उच्च स्तर 5 साधना तकनीक है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक शरीर शोधन तकनीक है। दक्ष बहुत खुश था। यह खजाने की खोज वाकई सार्थक था। वह जानता था कि सनीवुड सिटी में स्तर 3 साधना तकनीक के बारे में कोई स्क्रॉल नहीं थी। स्तर 5 साधना तकनीक की तो बात ही छोड़िए। सनीवुड सिटी के 2 बड़े परिवारों में से एक के रूप में सिंह परिवार का सर्वोच्च रैंक साधना तकनीक सिर्फ मध्यम स्तर 2 था, जो एक गुप्त परिवार का स्क्रॉल था। इसलिए साधारण सदस्य इसे साधना नहीं कर सकते थे। अब उसके पास उच्च स्तर 5 का साधना तकनीक था और यह एक शरीर शोधन तकनीक भी था। शरीर शोधन तकनीक अपनी दुर्लभता के कारण ऊर्जा साधना तकनीक से अधिक मूल्यवान था। यह अपने शरीर को मजबूत करने का तकनीक था। ऊर्जा साधना क्षेत्र से पहले बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र केवल शरीर का व्यायाम कर सकता था। सिंह परिवार के पास केवल 2 शरीर शोधन तकनीक थे, लेकिन युवा शिष्यों ने शायद ही कभी उनका अभ्यास किया, क्योंकि यह धीमी गति से विकसित होने वाला और समय लेने वाला तकनीक था। इसके बजाय उनका पहला लक्ष्य अपनी साधना में सुधार करना और ताकत बढ़ाना था। हाथियों का शक्ति तकनीक और आत्मिक हथियार करने वाली तलवार से भी अधिक मूल्यवान था। गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने अन्य 3 स्क्रॉलों को देखा। आत्मिक हथियार करने वाली तलवार और हाथियों की शक्ति तकनीक की तुलना में अन्य 3 मैनुअल अधिक साधारण थे। तीनों स्क्रॉल निम्न स्तर 3 के थे और वे क्रमशः तलवारबाजी, फुटवर्क और साधना पर थे। हालांकि ये तीनों स्क्रॉल हाथियों के शक्ति तकनीक जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी ये सिंह परिवार के स्क्रॉल से कहीं बेहतर थे। ये वही सब थे जिनकी दक्ष को जरूरत थी। वह नहीं जानता था कि शेष बचे दूध जैसे सफेद क्रिस्टल क्या थे, लेकिन उनकी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए वह जानता था कि वे अनमोल थे। थोड़ी देर बाद दक्ष शांत हो गया और उसने अन्य मैनुअल को हटा दिया, केवल हाथियों की शक्ति तकनीक को छोड़ दिया। उसने सूत्रों और मुख्य बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। भूमिगत दुनिया सुरक्षित और शांत थी, इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया, अपनी मार्शल सोल को मुक्त कर दिया और साधना शुरू कर दी। हाथियों की शक्ति तकनीक एक रहस्यमय साधना तकनीक था, जो स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा या व्यक्ति की अपनी वास्तविक ऊर्जा के साथ शरीर को शांत करता था। दक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा एक हाथी के आकार का रून बन गई, जो उसके शरीर में प्रवेश कर उसे बुझा रही थी। 1 घंटे बाद अचानक उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। इस साधना पद्धति में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 घंटे की साधना के बाद दक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खपत हो गई थी। इसके बाद दक्ष अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए केवल अपनी मार्शल सोल का उपयोग कर सकता था। सभी अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा ऋण बन गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। दक्ष के शरीर ने आध्यात्मिक ऊर्जा ऋण को एक अथाह गड्ढे की तरह पागलपन की हद तक अवशोषित कर लिया। समय कैसे बीत गया। दक्ष ने 8 दिनों तक साधना जारी रखा। इस दौरान अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ा। 6ठे दिन दक्ष हाथी शक्ति तकनीक के पहली क्षेत्र की साधना करने में सफल रहा। इस सफलता के बाद उसका शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसकी मुट्ठी की ताकत अकेले ही 3 बाघों की ताकत से भी अधिक थी, जो कि लेवल 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ की ताकत से भी अधिक थी। ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ साधना क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी शक्ति को एक बाघ के बराबर बढ़ा सकता है। एक बाघ की शक्ति लगभग 250 किलोग्राम था, जबकि 3 बाघों की शक्ति लगभग 750 किलोग्राम था। दक्ष को लगा कि उसका शक्ति लगभग 1000 किलोग्राम था, यानी 4 बाघों के बराबर। कुछ दिनों तक साधना करने के बाद उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी, जिससे उसे साधना तकनीक को पूरा करने का प्रयास करने की प्रेरणा मिली। यदि वह साधना तकनीक के 10 से अधिक क्षेत्रों को समझ लेता
तो वह स्काई मून देश में भी अजेय हो जाता। सनीवुड सिटी की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दूसरे क्षेत्र की साधना पहले क्षेत्र की साधना की तुलना में 10 गुना धीमी है। पहले क्षेत्र को सीखने में केवल 6 दिन लगे थे, लेकिन दूसरे क्षेत्र को पूरी तरह सीखने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसलिए 2 दिनों की साधना के बाद दक्ष ने साधना बंद कर दी। 10 दिन यहां रहने के बाद वापस जाने का समय आ गया। जब दक्ष की आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने सुनहरे कंकाल को दफना दिया, भूमिगत दुनिया को छोड़ दिया और हवा की तरह सनीवुड सिटी की ओर भाग गया। सुनहरे कंकाल ने अपने स्टोरेज रिंग के माध्यम से दक्ष को एक अवसर मिला, इसलिए दक्ष ने उसे आराम देकर उसका बदला चुकाया। वापस आते समय अचानक दक्ष को कुछ ख्याल आया। हाथी शक्ति तकनीक की साधना के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा भविष्य में साधना के लिए और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि वह इस तकनीक के साथ साधना करता रहा तो उसकी मार्शल सोल द्वारा अवशोषित सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी और उसकी साधना में सुधार नहीं होगा। यदि ऊर्जा शोधन और शरीर साधना एक ही समय में आयोजित किए जाते तो दोनों पहलुओं की साधना बहुत धीमी हो जाती। क्या मुझे ऊर्जा शोधन छोड़ देना चाहिए और शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? दक्ष ने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। एक ही समय में ऊर्जा शोधन और शरीर साधना करना संभवतः दूसरों के लिए कठिन था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह अपनी मार्शल सोल को विकसित कर सकता था। जब तक उसकी मार्शल सोल का स्तर सुधरता रहेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति भी बढ़ती रहेगी, जिससे साधना भी तेजी से बढ़ सकेगी। उसकी मार्शल सोल अब रैंक 3 की थी और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इसकी गति रैंक 1 की तुलना में 10 गुना तेज थी। यदि उसकी मार्शल सोल कुछ रैंक और विकसित हो जाए तो उसकी साधना निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए ऊर्जा शोधन और शरीर साधना केवल उसकी शक्ति को बढ़ा सकते थे और उसकी साधना गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में और भी लोगों को मारना पड़ेगा। दक्ष ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा कि केवल हत्या ही उसे पशु और मार्शल सोल दोनों को खाने में मदद कर सकती है। सिंह परिवार, सनीवुड सिटी का मार्शल अभ्यास क्षेत्र। दर्जनों निम्न श्रेणी के सिंह परिवार के शिष्य विशाल मार्शल अभ्यास मैदान पर एकत्रित हुए थे। भूरे रंग का लबादा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मैदान के बीच में बैठा था और अपने अधीनस्थों को मार्शल आर्ट के अपने अनुभव बता रहा था। वह राजवीर थे जो सिंह परिवार के चौथे एल्डर थे। उपस्थित सभी हीन व्यक्तियों ने हाल ही में अपनी मार्शल आत्माओं को जागृत किया था। वे अभी अभी ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंचे थे और उनके पास साधना का अनुभव नहीं था, इसलिए सिंह परिवार ने उनसे बात करने के लिए बुजुर्गों की व्यवस्था की। शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते सिंह परिवार के पास मौजूद लोगों की तुलना में कई अधिक निम्न शिष्य थे। कुछ पुराने शिष्यों ने 2 साल पहले अपनी मार्शल सोल को जागृत किए थे, यहां तक कि लेवल 7 या 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गए थे। उच्च साधना वाले शिष्य इन व्याख्यानों में भाग नहीं लेते थे। वापस लौटने के बाद दक्ष ने चौथे एल्डर को साधना में देखा और उनके पास चला गया। दक्ष, तुम्हारे साथ अपनी मार्शल सोल को जागृत करने वाले सभी अन्य शिष्य बहुत पहले ही आ गए थे। तुम अभी क्यों दिखाई दे रहे हो? चौथे एल्डर ने अपना लेक्चर रोक दिया और धीमे स्वर में दक्ष से पूछे। उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लेना एक बड़े सम्मान की बात थी और अन्य सभी शिष्य उनका इंतजार करने के लिए जल्दी आ गए थे। फिर भी दक्ष के देर से आने से पता चला कि उसके मन में एल्डर के लिए कोई सम्मान नहीं था। दक्ष को मुसीबत में पड़ा देख कई शिष्य मुस्कुराए। दक्ष ने कभी यह उम्मीद नहीं किया था कि चौथे एल्डर उसे देर से आने के लिए डांटेंगे, क्योंकि एल्डर्स के व्याख्यान पूरी तरह से वैकल्पिक थे। चौथे एल्डर्स, मैं अभी एक बाहर से लौटा हूं, दक्ष ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बाहर? चौथे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी घटिया मार्शल सोल के साथ तुम अपने जीवन काल में कुछ भी महान हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है।
दक्ष की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और वह झल्लाया। चौथे एल्डर, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप एक एल्डर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छे गुणों के बिना एक एल्डर सम्मान के योग्य नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि मैं सम्मान के लायक नहीं हूं? चौथा एल्डर गुस्से से भर गया। एक बेकार मूर्ख, एक बेकार चीज की हिम्मत कैसे हुई उसे भड़काने की? क्या एक एल्डर के तौर पर मुझे कूड़ा कहना तुम्हें सम्मान के अयोग्य नहीं बनाता? दक्ष भी क्रोधित था। जब से उसने अपनी मार्शल सोल को जागृत किया है, न केवल निम्न शिष्यों ने उसका तिरस्कार किया है, बल्कि अब तो बड़े एल्डर्स भी उसके साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। क्या वे सब यह सोचते थे कि उसे आसानी से धमकाया जा सकता है? ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में कम प्रोफाइल नहीं रखना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चौथा एल्डर गुस्से में चिल्लाया। क्या मैं गलत हूं? क्या तुम अपनी रैंक एक मार्शल सोल के साथ कचरा और बेकार मूर्ख नहीं हो? क्या सिटी में ऐसा कोई और है जिसके पास इतनी घटिया मार्शल सोल है? यह सही है, तुम कुछ नहीं बल्कि कचरा हो। तुम हमारे परिवार के लिए कलंक हो। एक शिष्य चिल्लाया। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह राज था जिसने बोला था। राज के शब्दों का अनुसरण अन्य शिष्यों ने भी किया। ठीक है, रैंक एक, तुम एक बेकार हो, यह सही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राज हंसा और उसके साथ कई शिष्यों ने भी उसकी बात दोहराई। उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, बहुत से लोग तुम्हें कूड़ा और निकम्मा कह रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी जगह पता है? चौथे एल्डर ने हंसते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दक्ष, मैंने तुमसे कहा था। दक्ष राज के पास गया और बोला, राज, तुम मुझे कूड़ा और निकम्मा कहते हो, लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, तो इससे तुम क्या बन जाओगे? मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूं? हाँ, यह सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है। राज ने व्यंग्य किया। दक्ष जितना अच्छा नहीं, वह मजाक कर रहा होगा। दक्ष की आंखों में ठंडक चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, राज, मैं तुम्हें एक चुनौती दे रहा हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? उसके शब्दों ने सबको चुप करा दिया। वे सब अविश्वास से दक्ष को देखने लगे। दक्ष ने वास्तव में राज को चुनौती दी। राज भी स्तब्ध रह गया। रैंक 4 की एक मार्शल सोल को जगाने के बाद परिवार में उसका स्थान बहुत बढ़ गया और उसे कई पारिवारिक संसाधन प्रदान किए गए, जिससे वह लेवल 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गया। फिर भी इस निकम्मा दक्ष ने उसे चुनौती देने का साहस किया। चौथे एल्डर ने सबसे पहले जवाब दिया। उन्होंने जल्दी से राज से कहा, चूंकि वह तुम्हें चुनौती देना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। दक्ष के उकसावे ने उसे क्रोधित कर दिया था। एक एल्डर के रूप में वह सीधे अपने अधीनस्थ को दंडित नहीं कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से दक्ष ने खुद ही अवसर प्रदान किया। हा, चिंता मत करिए चौथे एल्डर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राज मुस्कुराया और दक्ष की ओर चला गया। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जब से दक्ष ने उसे स्किल संग्रह पवेलियन में उकसाया था, तब से वह उसे सबक सिखाने का अवसर तलाश रहा था। इस अप्रत्याशित चुनौती ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। दक्ष, तुम मेरी कितने चाल सहन कर सकते हो? 3 या सिर्फ 1? अब जब वह दक्ष को पीटने वाला था तो वह बहुत अच्छे मूड में था। दक्ष ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उसे हिलाया। आहा, तुम काफी आत्मविश्वास हो। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम केवल एक ही चाल सहन कर सकते हो। राज ने ठहाका लगाया। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे निपटने के लिए केवल एक चाल की जरूरत है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा। दक्ष अहंकारी नहीं था। आत्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी उसकी शारीरिक शक्ति लेवल 3 ऊर्जा साधना क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जो लेवल 4 के मार्शल विशेषज्ञ की शक्ति के बराबर था। एक चाल। दक्ष की बातों से हर कोई हैरान रह गया और उसे मूर्ख समझने लगे। एक ही स्तर के मार्शल विशेषज्ञ के बीच भी एक चाल से दूसरे को हराना दुर्लभ था। दक्ष की तो बात ही छोड़िए, जिसकी साधना राज से बहुत कम था। एक ही चाल में राज को हराना। उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि दक्ष घमंडी है या मूर्ख। मुझे एक ही चाल से हरा दोगे? राज को बुरा लगा।
उसने सोचा भी नहीं था कि दक्ष जैसा घटिया इंसान उसे इस तरह नीची नजर से देखेगा। अगर मैं आज तुम्हें अपंग नहीं बनाऊंगा तो मेरा नाम राज नहीं होगा। धमाका। एक दहाड़ के साथ राज ने तुरंत अपनी मार्शल सोल को जारी कर दिया और उसके पीछे 4 पीले प्रभामंडल चमक उठे। रैंक 4 मार्शल सोल। राज की मार्शल सोल एक तेज आंखों वाला राजसी घोषावक था। अपनी मार्शल सोल को जारी करने के बाद राज की आभा तेजी से बढ़ गई। मरो दक्ष। राज ने दहाड़ते हुए सबसे पहले हमला किया और दक्ष की छाती पर पंजों से हमला किया। राज ने अपने सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वह दक्ष को एक ही चाल में हरा सके और दक्ष को उनके बीच की दूरी का पता चल सके। वह यह भी चाहता था कि दक्ष को पता चले कि उसका पहले का गर्व कितना मजाक था। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और राज के पंजे पर मुक्का मारा। यह मार्शल सोल या आत्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना एक साधारण पंच था। राज ने व्यंग्य किया। यह निकम्मा इतना घमंडी था कि वह उसे मुक्का मारकर रोकना चाहता था। असंभव। राज के हाथ से आत्मिक ऊर्जा तेजी से फूट पड़ी और उसकी 5 उंगलियां चांदी के भालों में बदल गईं। वह दक्ष की मुट्ठी तोड़ना चाहता था। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। जब उसका पंजा दक्ष की मुट्ठी से टकराया तो राज को एक मजबूत शक्ति महसूस हुआ जिसने उसके हाथ को दूर धकेल दिया और जाकर उसकी छाती पर लगा। टकराना। मुट्ठी सीधे राज की छाती पर लगा। दक्ष की मुट्ठी से एक भयंकर बल निकला जिससे उसकी छाती में फ्रैक्चर हो गया और हड्डियां छटकने की आवाज आने लगी। राज लगभग 6 मीटर दूर जाकर गिरा और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। दर्शक एकदम शांत थे। सबकी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। दक्ष ने राज को एक ही मुक्के से हरा दिया। चौथे एल्डर ने राज की ओर देखा जो अचंभित होकर जमीन पर पड़ा था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? राज इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाया और गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि चिल्लाना खत्म होते ही वह फिर से खून थूकने लगा। तुमने हर बार जब भी अपना मुंह खोला मुझे एक बेकार और घटिया इंसान कहा, लेकिन इस बेकार इंसान ने तुम्हें एक ही मुक्का मारकर हरा दिया। क्या यह तुम्हें कचरे से भी बदतर नहीं बनाता? दक्ष ने उपहास पूर्वक कहा, राज के पास जाकर उसे नीचे देखते हुए। तुम? राज क्रोधित, शर्मिंदा और नाराज दिखा। और आप, चौथे एल्डर, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं बेकार हूं? मैंने आपके प्रतिभाशाली राज को हरा दिया है जिसके बारे में आप बहुत सोचते थे। अब वह क्या है? दक्ष ने चौथे एल्डर की ओर देखा। तुम सिर्फ किस्मत से जीते हो। तुम्हें घमंड करने की कोई बात नहीं है। चौथे एल्डर की अभिव्यक्ति अप्रिय थी। साल के अंत में परिवार की प्रतियोगिता 2 महीने में है। जब वह समय आएगा तो तुम्हें हमारे परिवार में मौजूद असाधारण प्रतिभाओं की असली क्षमताओं का एहसास होगा। तुम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हो। केवल किस्मत से? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। शायद केवल किस्मत से मैं परिवार की प्रतियोगिता में उच्च रैंकिंग हासिल करूंगा। इस पर वह पलट कर चला गया।